बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक बहुत ही अहम शख्सियत उनके बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा जो आज हमारे बीच नहीं है। आज नवी बरसी है मोइन अख्तर साहब की। मोइन अख्तर, पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त हमें डूबती हुई नज़र आ रही है। कोरोना वायरस जब से आया है हमें ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिली हैं कि उन्होंने हमें हैरान कर दिया। उन खबरों ने हर आए दिन कोई ना कोई एक ऐसी खबर होती है कि जो वाकई आपको हैरान कर देती है। इसी तरह की एक खबर ये थी कि तेल की कीमतें आज तक तारीख में कभी इतनी कम नहीं हुई जितनी कम हो गई। मनफी जो है ना माइनस में चली गई हैं तेल की कीमतें, और इस हवाले से पूरी दुनिया जो है वो एक हैरान हुई है इस खबर से कि पहले इसकी कीमत की कमी और ज़्यादती में हमेशा बहस हुआ करती थी और आज देखें तेल की कीमतें कहाँ पे चली गई हैं आलमी मंडी में। किस वजह से? कि क्योंकि ख़रीदार जो है वो कम हो गया है और जो पैदावार है वो ज़्यादा हो गई। तो अब वो क्या करें इसको, बल्कि वो मेरा ख्याल है कि अपने पास से जो है वो ख़र्चा करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये निकालें क्या, इसको इस्तेमाल करें कहीं। तो खैर जनाब, इस हवाले से बात करेंगे, तफसील से पूछेंगे कि आखिर ये क्या मामला है और आलमी मंडी में तेल की क्या सूरत हाल है, और जब इतने बड़े पैमाने पे किसी भी माशी तौर पे किसी चीज़ को धचका लगता है तो फिर वो जो गरीब ममालिक हैं हमारे जैसे, यहाँ पे असरात किस तरह पहुँचते हैं और पाकिस्तान को इस आलमी मईशत की बदहाली का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस बारे में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब कि आपने मुझे दावत दी। भाई आप मुझे बताएं कि आप खैरियत से हैं, तबीयत आपकी ठीक है, फैमिली में, दोस्त अहबाब में सब माशाल्लाह ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम, जैसे कि हुकूमत भी कह रही है और सब लोग कह रहे हैं कि कहीं भी जाए मास्क हाथ में रखें। नहीं, इस वक्त क्योंकि प्रोग्राम का क्योंकि ये मैं आप देखें आपका भी मास्क इधर पड़ा हुआ है, तो बात ये कि मैं और आप और डॉक्टर्स हर कोई कुर्बानी दे रहा है ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ज़रूरत के तहत ज़रूर निकलें, क्योंकि आज आप मईशत पे बात कर रहे हैं तो ये मईशत जिस तरह मैंने अक्सर प्रोग्रामों में कहा है, 14 दिन में इंसान मर जाता है अगर उसे खाना ना मिले भूख से। ठीक है, वो जरूरी मरेगा, उसमें अगर नहीं है, पर कोरोना में अगर है। कोरोना में बचने के चांसेस हैं, ठीक है, 90% लोग उसमें से सेहतयाब होके जा रहे हैं, पर 14 दिन तक गरीब को खाना ना दें 100 में से 100% मरेगा। ये साइंस प्रूफ कर चुकी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर काम करें एक SOPs के साथ। बिल्कुल, ये तो इंतहाई ज़रूरी बात है SOPs वाली। अच्छा, मुझे नदीम भाई ये बताइए कि आलमी जो सतह पे मईशत जो है वो डूबती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ये अब तेल की कीमत कहाँ से कहाँ तक आ गई, ज़रा इस बारे में थोड़ी रोशनी डालें ना, बताएं ज़रा हमें आसान अल्फाज में कि क्या ये पेट्रोल की कीमत क्यों इतनी कम हो गई है, और पेट्रोल की कीमत कम होने से जो पेट्रोल हमें पाकिस्तान में मिल रहा है क्या वो भी कम कीमत में माइनस में मिलना चाहिए हमें, कि क्या होगा, इस बारे में बताएं कुछ। देखिए, हमारे जो ख़ास तौर पे अगर पेट्रोल के इंपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज ख़रीदा और आज ही मिल गई। हमारे 45 डेज़ और 60 डेज़ के दौरान जो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा, उसके अंदर ये होता है जो मौजूदा रेट होगा, यानी कि आज की शिपमेंट है और जब उसकी लोडिंग हो चुकी है, बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है जो कि एक रसीद होता है, उस बिल ऑफ लेडिंग के रेट जो उस दिन का जो रेट होता है उसके मुताबिक तय किया जाता है, और उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसके हिसाब से वो जहाज़ आता है, यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, आपके पास कंजम्पशन के लिए जब पहुँच जाता है, जब आप बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर करते हैं तो वो एक रेट हो। फिर उसके बाद भी पेमेंट जो है वो डिफर्ड पेमेंट होता है, जैसे कि अब सऊदीया है, मुख्तलिफ ममालिक है कि हम सऊदीया से तेल लेते हैं। जी, हम सऊदीया से तेल लेते हैं, ठीक है, जो कि इस वक्त सऊदीया का जो तेल इस वक्त ओपेक बास्केट कहलाता है, ठीक है, इस वक्त मौजूदा पोजीशन पे $14 का है। ओके, आज की तारीख में अभी में
कल तक वो भी बहुत ही नीचे था। आज मौजूदा पोजीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे हम कहते हैं जून के सौदे, क्योंकि ये सौदे जो होते हैं पहले से होते हैं। आज यानी कि तेल ऐसा नहीं है कि आज आपने खरीदा आज ही मिल गया, हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रहे होते हैं, डिलीवरीज खरीद रहे होते हैं, मई की डिलीवरी, जून की डिलीवरी। तो आज अगर हम मई की डिलीवरी की बात करेंगे या जून की, तो इस वक्त आज मौजूदा पोजीशन में WTI जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत इस वक्त चल रही है जी $11। आज सुबह मैं उसे देख के आया, तो $11 भी कम है कीमत इसकी जी, बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि कल तक, जैसे कि आपने बहुत अच्छा उसका तबसरा किया अपने इंट्रो में, कि कल तक तो स्टोरेज की जगह नहीं थी, यानी ये जो तेल निकल रहा था तो परेशान थे कि ये तेल को रखेंगे किधर। तो इस वजह से उन्होंने मनफी कीमतों में कहा कि भाई आपके तेल ले जाएं, क्योंकि ये इनकी जो जितने भी तेल जो निकाल रहे हैं इनके पास एक मसला बन चुका था और आगे खरीदार नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब खरीदार नहीं मिलते हैं तो आपका स्टॉक्स जो है वो डिमांड और सप्लाई वाला रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। जब डिमांड खत्म हो जाएगी, सप्लाई आ रही है, तो क्या करेंगे आप? अच्छा, उठाएं यार इसे। फहीम, हमारे लिए ये खुशखबरी है, हाँ। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा, ये खुशखबरी जो है ये बिल्कुल हम आवाम को देते हैं, देखने वालों को, एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या ख्याल है? जरूर, खुशखबरी के लिए तो हम इतना सा इंतजार कर सकते हैं। लो जी, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। और मजीद आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, यानी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये $20 और $25 से ऊपर नहीं जा सकेगा, अगर बहुत ऊपर भी गया। और हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। हम पहले अपने ज्यादातर फॉरेन रेमिटेंसेस जो है, देखिए हम अगर फर्ज करें, मैं आप मिसाल के तौर पे बता रहा हूं कि हम अगर 1 लीटर इंपोर्ट करते हैं 100 रुपए का, ठीक है, और आज हम उसको इंपोर्ट करेंगे 15 रुपए का, तो आप सोचिए कि कितना आपको फायदा मिला पाकिस्तान अच्छा, को। कभी कभी मतलब एक डाउट ये भी है कि बाहर जिस कीमत पे इस वक्त फ्यूल मिल रहा है, जो तेल मिल रहा है, वो बहुत ही सस्ता है। जब पाकिस्तान में उसको फरोख्त किया जा रहा है तो उसमें उतनी ज्यादा कमी नहीं की जाती। इस तरह हम अक्सर देखते हैं कि वो पर बैरल जो है वो इतना कम हुआ है, और पाकिस्तान में यहाँ पे सारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जब सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई वो बाहर कीमतें देखें कहाँ चली गई हैं, इन्होंने सिर्फ 2 रुपये कम किए हैं, 50 पैसे कम किए हैं। तो जब बाहर ज्यादा कीमत कम होती है, यहाँ पे कम कीमत, हमें उतना फायदा क्यों नहीं होता यहाँ पे? फहीम, कुछ वजह ये होती है कि यहाँ पे आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ये बात है, ठीक है। बाहर ममालिक में जब कीमतें कम होती है, उनके पास स्टोरेज है, रिजर्व्स है, तो वो जब एवरेज आउट करते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है। हमारे यहाँ, हमारे पास जैसे ही आज आप महंगा खरीदेंगे, आपके पास स्टोरेज नहीं है, और फिर अवाम देख रही होती है कि जी आज का रेट कम है, तो वो एवरेज आउट करते हैं ना, यानी आज अगर शिप लोडिंग पे आ रहा है तो आज की रेट होगी। अगर फर्ज करें 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब रेट ऊपर हो जाता है और हमारे जहाज जो लोडिंग के पे आते हैं, जो कि इंपोर्ट करते हैं हम तेल, तो वो कीमत उस दिन की लगती है। तो हमारी हुकूमतों को बाज़ वक्त मजबूरी के तौर पे ये मैकेनिज्म, और रहा सवाल टैक्सेस का, मैं आज आपको बता दूं दुनिया भर में इसके ऊपर टैक्सेस लगाया जाता है, पर बात यही है कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। आज मैंने आपसे कहा ना कि खुशखबरियां इसलिए मिलेंगी, उसकी वजह यह है कि हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं ऑयल की, हम ऊपर की तरफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दुनिया भर की इंडस्ट्रीज जो है वो लॉकडाउन पर है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, जहां पे आप देखते हैं कि ज्यादातर इंपोर्ट जो होते हैं चीन की तरफ होती है, तेल की इंडस्ट्री उधर की इतनी काम नहीं कर रही है। सही है। तो हमारे यहाँ जो तेल है वो कंज्यूम तो हो रहा है अच्छा खासा जी, क्योंकि वो एक तो लॉकडाउन के दौरान भी अच्छी खासी हमारी जो है ना, वो हम देखते हैं कि रोड पे ट्रैफिक है गाड़ियों में, मतलब यहाँ मतलब आम कस्टमर जो है वो, कंज्यूमर जो है वो भी इस्तेमाल कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो बिजली बनाने के लिए भी एक अच्छी खासी मतलब। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, लोड शेडिंग जो होती थी वो भी अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो अक्सर हुकूमतें कहती थी जी 5 बजे दुकानें बंद कर दें, सुबह सवेरे उठे, आपको याद होगा जब लोड शेडिंग का जमाना था, अब तो वो सिस्टम में आ गया।
सही है। ये आपने वाकई कहा खुशखबरियां हैं, तो काफी सारी खुशखबरियां हैं ये जी। मुझे बताइए कि क्या बैंकिंग सेक्टर से भी कोई खुशखबरी है? जी हाँ, देखिए बैंकिंग सेक्टर के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होते हुए आपके सामने नजर आ रहे हैं और मजीद कम होते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि कम होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, पहले कितना था ये और अब कितना हुआ है? देखिए अब ये 13% से ऊपर तक चला गया था। ठीक है, ठीक है, और अक्सर कारोबारी हजरात कह रहे थे इसको सिंगल डिजिट्स में लेके आए, इसको कम से कम करते रहें। अच्छा, अब हुकूमत ने देखा क्योंकि हालात दुनिया भर के ऐसे हो गए हैं कि अब अगर इंटरेस्ट रेट्स को हमने नीचे नहीं लाए तो कारोबार जो है वो बंद हो जाएंगे। उसकी वजह ये कॉस्टिंग। देखिए जितने भी सनतकार हैं, जितने भी मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं, वो बैंक, स्टेट बैंक जो बनता है दुनिया भर में, जो बैंक, जो हुकूमती बैंक बनते हैं, वो ये इसलिए बनते हैं कि जो मनी फ्लो है वो बरकरार रहे, कैश फ्लो बरकरार रहे, इसीलिए वो फंड्स दिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स पे होते हैं। अच्छा, जब कम इंटरेस्ट रेट्स पे आप पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो फिर क्या है कि आप बहुत सी चीजें बिल्ड कर सकते हैं। आपका कंस्ट्रक्शंस के ऊपर आ जाए, पहले आप देखें तमाम मुल्क दुनिया भर में वेस्ट में मॉर्गेज सिस्टम है, यानी कि वो बैंकों से उधार लेके घर लेते हैं। सही है। पर यहाँ क्योंकि उधार लेते थे तो सूद इतना ज्यादा था कि आप पहली बात उधार ले ही नहीं सकते थे, दूसरी बात अगर आप उधार लेते तो उधार चुका ही नहीं सकते थे, वो घर हो या फैक्ट्री हो या जो भी इंडस्ट्री हो कोलैप्स कर जाती थी। अच्छा, वैसे जो हमारे यहाँ बैंकिंग का निज़ाम है, इसमें जो आम शहरी है वो तो कर्ज नहीं ले सकता बैंक से। मैं आपको बताऊं, आम शहरी ही पिसता था। एक क्रेडिट कार्ड जो आम तौर पे आम शहरी करते हैं, मैं आज आपको बता दूं, जब वो आपको उसको कैलकुलेट करते थे तो तकरीबन 30 से 40% वो सूद दे रहा होता था उस क्रेडिट कार्ड पे। उस बेचारे को पता नहीं होता था, वो समझता है कि अब कितना है? अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से अब भी अगर क्रेडिट कार्ड पे अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इस वक्त मौजूदा पोजीशन में 20% के बराबर है। ये 20% कैसे होता है कि मतलब आपको मतलब एक तो सीधा सीधा 20% होता है ना कि 100 के पीछे 20 मगर ये जब ये अपना हिसाब किताब करते हैं ना तो ये कुछ और होता है। इसके अंदर ये नहीं कहते हैं कि जी बिल्कुल 20 पर, इसके अंदर आपके ऊपर आपके पेनल्टीज लगाए जाते हैं, आपके फाइनेंसिंग चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके अंदर आपके मुख्तलिफ उन्होंने एक ऐसे विंडोज बनाए हुए हैं आपके, जब आप घूम फिर के जब आप देखते हैं कहते हैं यार मैंने 100 रुपए लिए और 20 रुपए उधारी दे रहा हूँ, उसकी सूद दे रहा हूँ, तो वो आप देखते हो और फिर उसको और चालाकी से उनको कहते हैं आप इसमें से ऐसा करें 5 रुपए दे दें। अच्छा, तो आप कहते हैं मैंने बिल्कुल मिनिमम पेमेंट दी, फिर उसके ऊपर भी वो कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कमाते हैं। अच्छा, दुनिया भर में ऐसे होता है? देखिए दुनिया भर में ऐसे नहीं होता, दुनिया भर में जो होता है वो 1%, 2%, 3%। क्रेडिट कार्ड्स पे बहुत ज्यादा हो गया 7%। ओके, ठीक है, तो वो क्योंकि उनकी तो पूरा मईशत उसी क्रेडिट कार्ड पे चल रही होती है। जी हाँ। हम और वहां पे क्या है, रीपेमेंट स्केड्यूल जो होता है उनका बहुत सही होता है, डिफॉल्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है, वो बिजली वाला सिस्टम होता है बैंकों में कि जो डिफॉल्टर होता है ना वो तो भाग गया, उसको बैंक को नुकसान हो गया, तो वो डिफॉल्ट को कैलकुलेट करते हैं और फिर उस कार्ड के ऊपर रखते हैं कि अगर हमने इसके इंटरेस्ट रखना है, ये डिफॉल्ट चार्जेस रखने हैं, तो वो बैड डेब्ट्स को भी अपने कैलकुलेशन में रखते हैं। सही है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ बैंक्स की जानिब से कोई थोड़ा सा एक रिलीफ नजर आया है तो क्या यहाँ पे नए कारोबार शुरू होने के चांसेस हैं? क्योंकि नए कारोबार होंगे तो उसमें नए जो है लोग मुलाजमीन चाहिए होंगे और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्रीज लग रही हों, इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उसमें बहुत सारी प्रोडक्शन हम खुद करने मतलब खुद कफील हो जाएंगे बहुत सी चीज़ों में। तो ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या अपनी राय रखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज आलमी सतह पे जो मईशत का हाल है उसको देखते हुए पाकिस्तानी जो इकॉनमी है इस बारे में बात हो रही है। सर, आपसे वक्फे से पहले बात ये हो रही थी कि क्या पाकिस्तान में भी मुमकिन है कि नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, हम बहुत सी जगहों पे खुद कफील हो सकेंगे?
क्योंकि जिन आलमी सतह पे जिन ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो इससे हो रहा है कि उनका बहुत सारा काम वो था एक्सपोर्ट करने का, या बहुत सारी चीज़ें हम भी ऐसे बाहर से मंगवाते हैं। आज भी कोई चीज़ चाहिए हमें फ़ोन करते हैं चाइना, पता करें जी फलानी मशीन कितने की है जी, फलाना वो फलाना कितने का आ रहा है, वो ऐसे इतनी चीज़ इतने में वो कब मिलेगी। तो इसी तरह पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो दारोमदार था उनका कि हमें, तो अब वो सूरत हाल है कि सबको अपना अपना काम करना पड़ रहा है, और कामयाब वही है जो अपने मुल्क में जो अपने हाथों से जो है कुछ कर लेगा। तो पाकिस्तान की क्या आगे आपको नजर आती है, मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल नजर आती है, इस बारे में बताइए। देखें फ़हीम, पहले भी तारीख गवाह है कि बहुत से मौके मिले पर पाकिस्तान ने फ़ायदा नहीं उठाया। तेल की कीमतों की कमी हुई थी, मुख्तलिफ हमें अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया ने दी थी। आज जो अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं नहीं समझता फिर कभी ज़िंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अल्लाह ना करे कभी ऐसी मिले। ऑयल की सूरत में नहीं, मैं कारोबार की सूरत में बात कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ ये बीमारियां जो है ना, मैं कहता हूँ किसी दुश्मन को भी ना लगे। आमीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें फ़ायदा उठा सकते हैं अपने मुल्क के लिए। अब देखें, जैसे कि तेल की कीमतों में कमी होगी तो हमारी सनतें चलने लगेगी, पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो हमारे यहाँ पे लोग कारोबार कर सकेंगे। पेट्रोल के साथ बहुत सी चीज़ें एफिलिएटेड होती हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका हवाई जहाज़ की टिकटें हो गई, आपकी हर जगह पे आपको, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सी खुशखबरियाँ मिलेंगी कि हवाई जहाज़ की टिकट कम हो जाएगी, बसों का किराया कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, पर इन सब का दारोमदार है हुकूमती फैसलों पे। अगर हम बिल्कुल लॉकडाउन करके बैठ जाते, ठीक है ना जी, तो बहुत नुकसान होता, जिसका आज एहसास जर्मनी कर रहा है, इटली कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, और इनसे ज़्यादा फौतगियाँ दुनिया में कहीं नहीं हुई हैं। आज वो ये कह रहे हैं, अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हम इकॉनमी हमारी, हमें दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है, इसमें कोई दो राय किसी मुल्क में नहीं है दुनिया में। नहीं तो मुझे बताएं कि अमेरिका भी अगर परेशान है, उनकी भी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त अच्छी खासी क्रैश हुई है, अगर तो डॉलर की कीमत क्यों अभी तक 160 से ऊपर है? उसकी वजह यह है कि डॉलर, हमेशा याद रखिएगा, करेंसी हो गई, और जो भी ट्रेडिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो एक तो होता है प्रेजेंट रेट्स और एक होता है फ्यूचर रेट्स। फ्यूचर रेट्स जो होता है वो सेंटिमेंट्स पे डेवलप करता है, क्योंकि ये जो जितनी भी कमोडिटीज है इनका फ्यूचर जो है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पुरुमीद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी इससे पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था जिसमें तकरीबन 50 मिलियन लोग मरे थे दुनिया भर में, ठीक है, तो वो कह रहे थे उस वक्त भी हम सर्वाइव कर गए थे, अब भी हम सर्वाइव करेंगे, बल्कि अब हम बेहतर तरीके से करेंगे। अच्छा, तो वो अपने हिसाब से रेडी है कि ठीक है, जिन लोगों ने मरना है उन्होंने मर ही जाना है, मगर इतना नुकसान होना है, उस नुकसान के लिए हम तैयार हैं। देखिए फ़हीम, जिन्होंने मरना है ये तो अल्लाह पाक के हाथ में है, पर दूसरी जो अहम चीज़ है जो तमाम दुनिया कह रही है वो है कि आपने एहतियात करना है। मैं एक आम आदमी के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अक्सर कहते हैं ना, मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हेलमेट पहनो, वरना ज्यादातर फौतगियां मोटरसाइकिल पे होती हैं। तो क्या मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दें, मोटरसाइकिल की इंपोर्ट बंद कर दें, मोटरसाइकिल पूरी दुनिया से खत्म कर दें? हर चीज के एसओपीज होते हैं। अब इस एपिडेमिक के अंदर भी एसओपीज दुनिया भर ने बना लिए हैं, और उस एसओपीज के तहत हमें आगे हो सकता है 6 महीना चलना पड़े। अच्छा, आलमी इदारे सेहत के मुताबिक बड़ी वाज़ेह तौर पे हदायत मौजूद हैं कि आपको अपने आप को किस तरह बचाना है। ठीक है, WHO की वो पढ़े, वो सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है। कुछ कंट्रीज बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ जो है वो, कुछ गवर्नमेंट जो है उनको बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कोई मतलब उतना वाज़ेह तौर पे कुछ वो इक़दाम नहीं हो रहे हैं, नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ मार्केट में जो सैनिटाइजर्स भी मिल रहे हैं उसमें कितना अल्कोहल वो जो उन्होंने डाला हुआ है, और मतलब क्या उससे वाकई जरासीम मरता है कि नहीं मरता। आज भी वो प्रोडक्ट्स, एक शख्स फर्ज करें कि वो किसी कंपनी की एक एंटी बैक्टीरियल एक दवाई लेके आया, उसने आके पूरे घर में पानी में डाल के या वैसे भी कर लिया।
आपको क्या पता है कि वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, वो 2 नंबर बनाने वाले हैं, उनका भी कारोबार फुल चमक रहा है आजकल। उससे वो तो एक सेम उससे मिलती जुलती चीज बना के दे दी उन्होंने और वो आप तक पहुंच गई। तो मतलब वो ये जो गेट्स वगैरह लगा रहे हैं ये लोग, उसमें पानी के साथ हमने वीडियो देखी, वो सिंध गवर्नमेंट वाला, पानी के छिड़काव करके आप लोगों के अपना जरासीम मार रहे हैं। तो बहुत सी जगहों पे लापरवाहियां और थोड़ी सी गफलत बरती जा रही है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका ताल्लुक क्योंकि इकोनॉमी से है और इस हवाले से जो मालूमात है वो हमारे लिए बड़ी एक अच्छी रहेंगी। स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है? पाकिस्तान की मईशत जहाँ वो बदहाली का शिकार हो रही है, वहीं पे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो एक कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैकेज आया है और मेरा ख्याल है उसी से मिलता जुलता कोई नोटिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी आया है, तो उससे क्या स्टॉक एक्सचेंज की हालत बेहतर है या वो भी नीचे को जा रही है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज 27,200 की सतह पे आया था और आज 33,000 से ऊपर चला गया, जबकि हालात दुनिया भर के आपके सामने। उसकी वजह यह है कि अगेन मैं आपसे कहूंगा कि पॉलिसीज, जो मैंने आज से कहा ना कि जो चीजों का हम फायदा उठा सकते हैं, आज अगर हमारी हुकूमतों ने उठाया तो उससे फिर हमारे आने वाली नस्लों की तकदीर बदल जाएगी। उसकी वजह मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये जो आप इंडस्ट्री के आपने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है, आज हमारी आम आदमी जो है वो किराए पे मकान पे रहता है, तो वो इतना किराया दे रहा होता है कि वो कभी अपना घर नहीं खरीद सकता। सही। आप बात करें सूद की कमी, जब सूद की कमी होगी तो फिर आप किराए पे मकान लेने से बेहतर आप ये समझेंगे जो आप किराया दे रहे हैं ना, उसी किराए को बैंक में सूद दें और अपना जाती मकान ले लें। पर पहले सूद इतना ज्यादा था, किराया कम था, तो हम कहते थे कि भाई हम तो सूद दें, इससे बेहतर है कि हम किराए पे ले लें, कोई इतना सूद नहीं दे सकते। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट्स कम होगा, हाउस लोन्स की तरफ लोग जाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे अगर आपका सूद के अंदर कमी आएगी, इंटरेस्ट रेट्स। वरना आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी। आप जिस इकोनॉमी बैठती इसी वजह से, देखिए पैसा कमाने के लिए हकीकत यह है कि पैसा की जरूरत होती है। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच नदीम भाई, आप तशरीफ लाए और बड़ी एक जबरदस्त गुफ्तगू रही। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त जो है वो आन पहुंचा है और वक्फे के बाद भी हम इसी मौजू पे बातचीत जारी रखेंगे, मगर हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे। अभी नदीम मौलवी साहब से बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम फिर बात करेंगे उसी मौजू पर जिस पे हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि आलमी मईशत जो है वो इस वक्त वो बदहाली का शिकार हो रही है और उसी के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत पे क्या क्या असरात जो है इसके पड़ने वाले हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ साथ बिजनेस से भी इनका एक ख़ास ताल्लुक है, तो आज हम इनकी राय जो है इसी हवाले से ज़रूर शामिल करेंगे। आप दोस्त भी बजरिया कॉल हमारे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर नीली पट्टी में यहाँ पे नंबर नज़र आएंगे, उस पर आप कॉल कर सकेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सोशल एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन जनाब शाकिर शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम जी, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदद किया ताकि मैं अपनी भी राय दे सकूं, जहाँ दुनिया राय दे रही है और इस वक्त लोकल हालात आपके सामने। जी आज इस हवाले से हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये दरियाफ्त करना चाहूँगा कि आपके अजीज़ो अक़ारब में, दोस्त अहबाब में, आपके मुलाजमीन में सब खैरियत से हैं, कोरोना वायरस से महफूज हैं? और इसके साथ साथ मुझे आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछना है, वो इसलिए क्योंकि आपकी फैमिली में जहाँ तक मुझे पता है आपकी वाइफ, आपका बेटा और आपकी बहू, ये तीनों डॉक्टर्स हैं और ये फ्रंट लाइन पे इस वक्त काम भी कर रहे हैं। हाँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो सब खैरियत से हैं, लेकिन मेरी वाइफ तो वो भी डॉक्टर हैं, वो भी काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान में। बेटा मेरा और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो इस वक्त न्यू जर्सी में है, तो वो एक की ड्यूटी न्यूयॉर्क में है, एक की न्यू जर्सी में है। और उनका सबसे बड़ी जो एक इस वक्त इश्यू जो फेस कर रहे हैं, उनका बेटा है 6, 7, 8 महीने का,
लेकिन दोनों मियाँ बीवी जो फ्रंट लाइन पे वहाँ पे यूएसए में काम कर रहे हैं, और मैं डेली उनसे बात करता हूँ, और हालात वहाँ पे बहुत पेचीदा हैं। अच्छा, इस वक्त आपने देखा होगा दुनिया में सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो अमेरिका में हो रही है, और वो 2 सिटी हैं टॉप पे, न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क। हाँ, ठीक है, तो इसलिए वो परेशानी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है उस साहबजादे को, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों जाते हैं, तो लेकिन हालात जो है वो मज़ेदार नहीं है वहाँ पे। वैसे मैंने उनसे बात की, वो बताते हैं कि वहाँ पे भी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है, मास्क नहीं है, ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, प्रोटेक्टिव आइटम नहीं है, और अब कुछ थोड़े से कदरे बेहतर हो रहे हैं, और बाकी लॉकडाउन है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में तो कम है इस वक्त। नहीं, जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स यहाँ पे वो ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर रहे थे कि हमारे पास मुनासिब सहूलियात नहीं है जी, तो इस तरह के हालात, इसका मतलब है पूरी दुनिया में, अमेरिका जैसे मुल्क में भी पैदा हुए हुए हैं। कभी ने दुनिया ने कभी देखा नहीं ना इस किस्म की चीज पे, और वो वेपन बनाते रहे, तैयारी भी नहीं की, और हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया, हेल्थ पे कभी फोकस नहीं किया। हाँ। अब दुनिया, अब इस वाक़े के बाद दुनिया चेंज हो जाएगी सारी। हाँ, ठीक है, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। अब लोगों को हेल्थ के ऊपर, अब आप देखें, आप घर में आपके जितनी मर्जी गाड़ियां खड़ी हों, आप जितनी मर्जी आसाइशें हों आपके पास, आप घर से निकल नहीं सकते। यस, ट्रू। आप निकलना चाहे, कोई पाबंदी, इतना सख्त लॉकडाउन नहीं है, ठीक है, आप डिफेंस क्लिफ्टन, आप कहीं पीसीएचएस निकलना चाहें तो लेकिन निकल के जाएंगे कहाँ आप? सही बात है। निकल के जाएंगे कहाँ? हाँ। ठीक है, आपकी जेब में लाखों रुपए भी पड़े हुए, आप खर्च कहाँ करेंगे जाके? ट्रू, ट्रू, ठीक है, ट्रू। आपको घर ही में रहना है, और आपकी सेफ्टी है भी इसी में कि आप घर में रहे। तो दुनिया में हर लोग यही एक इस तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसकी सेफ्टी इसी तरह से है कि आप घर पे रहें। बिल्कुल सही है। अच्छा, जहां बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, पूरी इकोनॉमीज जो हैं वो बर्बाद होकर रह गई हैं, वहां पे कुछ उम्मीद की किरणें भी नजर आ रही हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से देखें तो लोकल इंडस्ट्री के हवाले से हमें कुछ आगे कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ये हम इस सेक्टर में काम करने वाले हैं, और कुछ मुल्क की सतह पे मेरा बेहतरी की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई? अल्लाह से दुआ तो यही है कि इस मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह मियां रहम करे, और दूसरे लोकल इंडस्ट्री, इस वक्त पिछले 2 सालों से तो लोकल इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब से ये हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी थी, कुछ टैक्स के इश्यूज भी थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टैक्स के इश्यूज थे, और बहुत सारी इश्यूज थे, लेकिन अब कुछ थोड़ा सा रिलीफ नजर आ रहा है, कि रिलीफ नजर आ रहा है। और इस रिलीफ से अगर इसको बड़ी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो मैं समझता हूँ कि लोकल इंडस्ट्री भी चल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ लोकल इंडस्ट्री में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी मुतासिर होगी, इसलिए कि आलमी मंडियां बंद है। अच्छा, नहीं, जैसे कि नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट में, जैसे टेक्सटाइल के सेक्टर में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, लाखों खानदान जो है हमारे यहाँ वो टेक्सटाइल के मतलब शोबे से मुंसलिक हैं, उनके घरों में दाना पानी चलता है इसी वजह से। तो अभी बाकी आलमी मंडियां बंद हैं, तो क्या करेंगी? ये सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, टेक्सटाइल का काम रुक जाएगा, बेरोजगारी होगी यहाँ पे, या कोई इसकी हिकमत अमली ऐसी अपनाई जाए कि ये बेहतरी की तरफ आ जाए और हम इतने नुकसान से बच सकें? कोई इस तरह का रास्ता अपनाया जाएगा? देखिए, रिसेशन तो पूरी दुनिया में, तो ये फेस तो करना पड़ेगा। इंडस्ट्री पहले जिस तरीके से एक्सपोर्ट कर रही थी उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं होगा, टाइम तो लगेगा ठीक होने में। जब तो पूरी दुनिया ठीक नहीं होगी, आपकी आलमी मंडियां नहीं खुलेंगी, आप कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? तो और लोकल प्रॉब्लम तो आएगी, और ये हम सबको मिलजुल के इंडस्ट्री को, इसमें सबसे बड़ा किरदार गवर्नमेंट का है। अच्छा, गवर्नमेंट का किरदार क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का किरदार ये हो सकता है कि इस वक्त उन्होंने शरह सूद जो है 13.25 से कम करके उसको 9 पे कर दिया, लेकिन मजीद इनको कम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री के पास इतनी सख्त नहीं है कि इतने, क्योंकि जब 9% शरह सूद है और बैंक अपना 4-5% अपना मार्जिन लेता है, 3.5-4%, तो वो 12-13% पे जाके आपको लोन मिलता है, ये आपको मजीद कम करना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी 12-13% पे मिल रहा है? नहीं, आप ये तो काइबर रेट जो है वो बैंक का शरह सूद 9% है, उस पे 3-3.5% बैंक अपना कमीशन लेता है।
अच्छा, ओके। तो है? ये तब पड़ता है 4% जो कंज्यूमर को निकालें। जो एंड पे जो है 12-13 ही पड़ता है। 13 पड़ता है, ठीक है। अच्छा। पहले वो 17-18 पे चला गया था, तो अब वो 13 ही पड़ता है तकरीबन, ठीक है। तो ये इसमें आपको गवर्नमेंट को मजीद, वो कहते हैं कि हम अभी दोबारा उनकी जब कमेटी वो बैठेगी तो उसमें मजीद मेरा ख्याल है कि इसको 4-5% पे लाना चाहिए। होना तो ये चाहिए, अगर आप लोकल इंडस्ट्री को बूम देना चाहते हैं, लोकल इंडस्ट्री को चाहते हैं कि आप इस वक्त आपके पास एक चांस भी है कि आप इंपोर्ट अपनी बंद करें और लोकल इंडस्ट्री जब आपकी चलेगी तो आप अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो बना के अपनी ही मार्केट, आपकी अपनी मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। आप देखें आपके पास इंपोर्ट कितना होता है, चाइना से बहुत इंपोर्ट होता है, दूसरी दुनिया से इंपोर्ट होता है। अगर आप लोकल इंडस्ट्री को बूम दे देंगे तो आपको बाहर से कोई चीज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग, वापस आते हैं तो मैं आपसे इस हवाले से बात करना चाहूंगा। दुनिया भर में शरह सूद अगर कम की जाती है लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, उनको बूम देने के लिए, तो यहाँ भी ये वही स्ट्रेटेजी जो है अपनाई जाए, मगर यहाँ पे तो लोग बहाना ढूंढते बैंक से कर्जा लेके और माफ करवाने के चक्कर में किसी तरह 2 नंबर खाते में। वो 2 नंबर काम अब मेरा ख्याल अब नहीं होंगे। अब गवर्नमेंट सर इस बारे में तफसील से बात करते हैं, छोटा सा वक्फा है, वक्फे से दोस्तों वापस आते हैं। तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों की राय भी शामिल कर सके। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास, हमारे साथ शाकिर शाह साहब मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो इनसे बात हो रही थी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कि हम बैंक के हवाले मतलब बहुत सारे लोगों की नजरें ये होती हैं कि किसी तरह बैंक से कर्ज लिया जाए और बाद में माफ करवा दिया जाए। ये बड़े बड़े जो कर्जे होते हैं, छोटे जो कर्जे होते हैं वो तो आवाम को तो पे करने ही पड़ते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ एक होल्ड पे है, जरा इन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुर्रम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुर्रम लोधी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आपने प्रोग्राम और मौके के निस्बत से आपने जो रखा है, थैंक यू सो सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मैं इसके ऊपर। दूसरी मेरी एक बात ये थी, कहने का मकसद ये था कि जो ये माशियत को अगर सहारा देने की बातें कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की जो कीमत है वो 1999 की सतह पर पहुंच गई है। तो इंडस्ट्री जो चलती है वो चलती है बिजली से ना, तो जब 1999 की सतह के ऊपर तेल की कीमतें पहुंच गई हैं तो पाकिस्तान में बिजली की कीमतें भी 1999 की सतह पर पहुंचा दें तो खुद ब खुद किसी को ना कर्जा देने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, खुद ब खुद इंडस्ट्रीज का पहिया चलने लग जाएगा। दूसरी बात मेरी ये थी कि कर्जा अगर देना भी है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को ही देना चाहिए, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज तो बड़ी इंडस्ट्रीज तो अपना बड़ा बड़ा कर्जा लेके बड़ा बड़ा माफ सियासी बेसों के ऊपर माफ करा लेती हैं। छोटे जो लोग होते हैं वो उनके ना कोई सियासी अप्रोच होती ना कुछ होती तो वो कर्जा देते। बिलफर्ज अगर लाखों में कोई एक कर्जा ना भी दे तो छोटा सा कर्जा होता है जो कि खजाने के ऊपर बोझ भी नहीं आता। और तीसरी बात मेरी थी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फौरन ही बिजली की कीमतों के ऊपर इजाफा कर दिया जाता है। अब जब के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन गिर रही हैं तो बिजली की कीमतों में क्यों कर कमी नहीं हो रही है? और आखिर में मेरे आपसे सिर्फ एक गुजारिश थी, एक राय थी, अगर आप उसको कबूल करें कि आप एक प्रोग्राम करें कि स्पेशल प्रोग्राम ये करें कि जखीर अंदोजों के खिलाफ करें ना, क्योंकि वफाक तो जखीर अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई कर लेगा लेकिन सिंध में लगता नहीं है कि सिंध हुकूमत जखीर अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करे, लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया खुर्रम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है, अपने अहम नुक्तों पे बात करने का कहा। जनाब क्या कहेंगे आप? इन्होंने वही कहा कि बिजली पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, बिजली जो है वो इंडस्ट्री को दी जाए, उस पुरानी कीमतों पे उसकी कीमत में कमी हो, बड़े छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्री को कर्जा दिए जाएं, इस हवाले से बात कर रहे हैं। बड़े अच्छे सवालात किए हैं इन साहब ने, लोधी साहब ने। उसमें मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो उन्होंने सवाल किया है बिजली और तेल की प्राइसेस पे, तेल की प्राइसेस तो दुनिया में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई, पाकिस्तान में भी। लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्राइस पे, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पाकिस्तान में। अब हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज की, जी हाँ जी हाँ, ठीक है, जिस प्राइस पे उन्होंने लिया हुआ। लेकिन गवर्नमेंट का इस वक्त प्रोग्राम जो हमें नजर आ रहा है कि वो मजीद प्राइसेस कम करेंगे। और आपने देखा होगा एक नई रिपोर्ट चल रही थी IPPs के बारे में कि गवर्नमेंट ने उस पर भी एक्शन लिया है कि जो बहुत ज्यादा जिन लोगों ने
प्राइसेस जो पावर कंपनीज हैं उनके बारे में एक 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे मीडिया पे ये सारी कहानी चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस वक्त इस मूड में है, एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये बिजली के ऊपर प्राइसेस कम करेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है उस पर कोई रिलैक्सेशन देने का इनका प्रोग्राम बन रहा है, कोई पॉलिसी आ रही है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज को जो बिजली के बिल मार देते हैं उन्हें, तो वो उसमें भी कोई सहूलत डेफिनेटली आएगी। जब आप एक बिजली का बिल कम करेंगे या प्राइस कम करेंगे तो फर्क तो इंडस्ट्री को भी पड़ेगा। ठीक है, दूसरी जो इनकी एक तजवीज थी कि कर्जे जो है वो बड़े बड़े लोगों को नहीं देने चाहिए, ये सियासी वो असर रसूख की वजह से कर्जे की हर एक को जरूरत होती है। और हम उसकी बात भी कर रहे थे कि हम ये उन लोगों की बड़ी खास नजर होती है जो बड़े बड़े कर्जे लेके किसी तरह माफ करवा देते हैं, फ्रॉड करने वाले। तो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं और क्या तजवीज देना चाहिए? मैं उसमें यही रोशनी डालूंगा, ये जब पास्ट में तो बहुत कुछ होता रहा है, ठीक है। हाँ। मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त जो गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है या उनकी जो नजर है इस किस्म की चीजों पे, मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा और कर्जे माफ होने वाला जो सिलसिला था वो टाइम खत्म हो गया। तो इमरान खान की गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है कि ये चीजें ना हो। और जहां तक बात रही कि मिडिल क्लास लोगों को कर्जे देने चाहिए, हाँ मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। असल जरूरत भी इस वक्त स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को है। सर वैसे बात बड़ी सही है, जो मिडिल क्लास तबका है ना, इस कल भी हम अपने शो में बात कर रहे थे कि एक तबका तो वो है जिनको राशन की ज़रूरत है, आपने 10 दिन का रोटी पानी उनके घर में डाल दिया और वो उनका गुजारा हो जाएगा, फिर 10 दिन बाद जो है ना वो कर। जो वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो जिनका 1000 रुपए के 1500 के राशन से मिडिल क्लास की लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, और जिनको तनख्वाहें भी वक्त पे नहीं मिल रही हैं, कुछ इदारों ने आधी तनख्वाहें दी हैं, कुछ ने बिल्कुल अभी कह दिया कि हमारे कारोबार लॉस में है, हम आपको नहीं दे सकते तनख्वाहें, बेरोजगारियां बढ़ी हुई हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? उन लोगों के लिए ये है कि गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास हर एक के पास उनकी डिटेल है, क्योंकि आजकल आपको पता है एक सबसे बड़ा आपको CNIC नंबर जो है वो नादरा के पास रजिस्टर है, आपकी पूरी हिस्ट्री उनके पास है और कौन बंदा कहाँ से कितनी सैलरी ले रहा है, किस पे काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है अभी कल गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसी ऐसी चल रही थी जो मैं मीडिया पे ही देख रहा था कि वो कुछ प्लान बना रहे हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ सहूलतें दी जाएं। मेरी अपनी राय ये है कि उनको कर्जे देने चाहिए, बैंक, ठीक है, बैंक को 0% पे मार्कअप पे लोन देना चाहिए या 1-2% पे, और उनकी जो रीपेमेंट है वो बहुत लंबा टाइम होना चाहिए उस पे, ठीक है। ठीक है, यानी कि अपनी तनख्वाह में थोड़ा हिस्सा वो लोग ऐसे हैं जो किसी से डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है, सफेद पोश हैं, अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए किसी से राशन नहीं मांग सकते और किसी से कोई डिमांड किसी भी तरह से नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, और मेजॉरिटी इन लोगों की है, और ये वो लोग हैं जो बैंकों में काम करते हैं, ठीक है, जो मीडिया में काम करते हैं। तो आप मीडिया को तो बेहतर समझते हैं, मीडिया वालों का क्या हाल है, ठीक है, किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इन सब सेक्टर को देखना चाहिए। नहीं, अभी आने वाले दिनों में ये नहीं देखना चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग सर वो बहुत ज्यादा मुतासिर होने वाले हैं। तो अब जैसे ही इंडस्ट्री सारी खुलेगी उनके पास काम नहीं है करने को, जैसे अभी आप बता रहे थे टेक्सटाइल जो है सेक्टर वो बड़ा डिस्टर्ब होने वाला है, इंटरनेशनल मार्केट, लाखों लोग वहां के जो है और भी बेशुमार इदारों में काम करने वाले, शोबों में काम करने वाले। देखिए, महंगाई में कमी हो, लोगों का गुजर बसर होना शुरू हो, एक टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा किरदार गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ेगी इन सब लोगों के लिए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक रुखसाना जी, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये बहुत जबरदस्त आपने बहुत सारी नॉलेज भी हो रही है, जो आप इस तरह से मेहमानों को लेकर आते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त जैम हो रहे हैं आपके, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे भी एक बात ये कहनी थी कि देखिए सनतें भी डाउन हो रही हैं, और ये जितने भी कारखाने वगैरह हैं, बड़े बड़े कारखाने, इनके जो है अगर इनको अपना बिजली घर बनाने की, पावर प्लांट बनाने की इजाजत दे दी जाए तो क्यों नहीं देते इजाजत, क्योंकि बाद लोगों ने बनाया तो उनको पकड़ लिया गया और उनको इजाजत नहीं दी गई। क्योंकि जब अब बिजली की शॉर्टेज होती है, सब होता है, तो अब इस मौके पे ही कम से कम उनको अपना पावर प्लांट बनाने की
इजाजत देनी चाहिए। ठीक है, इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रुखसाना ज़ैदी साहिबा। अच्छा, क्या है इस बात में कोई सदाकत है? ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं, पावर प्लांट तो लोगों ने अपनी जनरेशन तो करते हैं, ठीक है। अच्छा। और उसमें आप अपना लगा सकते हैं। मैं कहा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर आप पावर प्लांट लगाना चाहें तो उसमें कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होती है जो पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। आप रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आप गवर्नमेंट से मिलकर। अच्छा, इलीगली कोई चीज होगी तो उसको रोका ही जाएगा ना? तो आपको इलीगल तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे सोलर इलीगल तो आप गाड़ी भी नहीं ड्राइव कर सकते। हाँ, नहीं, यहाँ पे करते हैं, लाइसेंस चाहिए, यहाँ पे करते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे जितनी गाड़ियां, लेकिन फिर आप अपने वाकफियत निकाल के आप छूट भी जाते हैं ना सर। ये भी है। अच्छा, सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो मतलब बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। जो खातून में भी बात कर रही थी, जो कि अभी हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पे सोलर पैनल्स लगा के लोगों ने फैक्ट्रीज के ऊपर भी, थोड़ा सा महंगा है इंस्टॉल करना शुरू में, बट उसका लॉन्ग रन में फायदा ज्यादा है। अब जो बड़े एरियाज में, कुछ घरों में भी उसमें इस तरह से उन्होंने सोलर पैनल लगाना शुरू किए हैं। कुछ कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, उसमें आपने सोलर पैनल लगाना है। लगाने के बाद अगर एक्सेस आप इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं तो के इलेक्ट्रिक आपसे खरीद लेती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। वो उसी मीटर के मेरे ख्याल खास रिवर्स मीटर एक हैं। लगता है उसमें, तो वो के इलेक्ट्रिक के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो कंपनी लगा रही है। काफी लोगों ने लगाया है और उसमें वो कामयाब है। हाँ, पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं। इनिशियली आपको एक्सपेंसिव है काफी। जी जी जी, मतलब मेरा ख्याल है किसी एक घर के लिए भी अगर आप 500 गज के घर पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो तकरीबन उसकी कॉस्ट आती है कोई 8 से 9 लाख रुपए। यस, हाँ, ठीक है। कोई मेरा ख्याल वो 10 kV का कुछ इस तरह करके कोई 10-8 लाख। लेकिन आप जितना यूज करते हैं तो वो आपके यूज में आ जाता है। बाकी जितना भी होता है वो के इलेक्ट्रिक आपसे खरीद लेता है। मगर खुद तो कौड़ियों के भाव खरीदते होंगे, मैं बता दूं। वो अपनी उनकी साढ़े लिए भी बेकार ही ऐसे ही करने की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि हम जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान को एक बहुत फिक्रमंदी और मतलब फिक्र और परेशानी का सामना रहता था कि हमने कर्जे अदा करने हैं, हाँ। किस्तें देनी है। IMF की जानिब से कोई रिलीफ मिला है जी। तो इस रिलीफ से मतलब जिसमें हमें अब उन्हें ये फिक्र नहीं है, वो उन्होंने अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को इन गरीब ममालिक के हवाले से कि ठीक है, उन्हें इस वक्त अपने मुल्क में काम करने की ज़रूरत है, पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो आप मेरा ख्याल किस्तों के हवाले से कोई नरमी वगैरह उन्होंने पैदा की है, तो उससे कोई हमारे यहाँ पे हालात में बेहतरी के कुछ चांसेस हैं? गवर्नमेंट के पास इस वक्त बहुत अच्छे चांसेस हैं लोकल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के, लोकल इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एक रिलीफ मिल गया। अच्छा, ठीक है। आपने 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आपके कर्जे जो हैं वो स्टैंड कर दिए और मजीद कर्जे दिए भी हैं उन्होंने आपको। 1.4 बिलियन IMF ने दिया है, बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, सब ने काफी पैसे दिए हैं आपको। लेकिन आप पैसे हैं इनके पास? पैसे तो इस वक्त पैसे की शॉर्टेज नहीं है, तो फिर पैसा तो है, पैसा आ रहा है यहीं पे। लेकिन लोकल आपकी इंडस्ट्री रुक गई है ना। अब वो पैसा आवाम पे भी खर्च हो रहा है। अब उसको लेकिन चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री को रिवाइव करें। इस वक्त मैं आपसे और इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त जो लोकल छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है, छोटी इंडस्ट्री पे फोकस करें, जो लोकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो लोकल जरूरतें हैं आपकी, वो पूरी जिस तरह चाइना में भी है, उन्होंने काम किया हुआ है। वो हमारे वहाँ पे लोगों के घरों में काम हो रहा होता है और मतलब टेक्सटाइल में ऐसा नहीं है फहीम साहब कि सारा कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है। सर जी देखें, वक्त जो है हमारे पास कम है, प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। आपने कहा पैसे की कमी नहीं है। हाँ। अगर पैसे की कमी नहीं है तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो आके ये क्यों कहते हैं कि आप सारे हुकूमत के फंड में जमा करवाएं, उनके पास इतने ट्रिलियन है, हमारे पास सिर्फ 8 अरब डॉलर है, और वो मतलब रिफाही इदारे काम कर रहे हैं, सारे चैरिटी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। क्यों हुकूमत को चैरिटी क्यों लेने की जरूरत पड़ गई? ये कह रहे हैं कि चैरिटी दें कि वो फंडिंग जितनी आएगी वो और अच्छा करना चाहते हैं ना। मेरा ख्याल है उनकी जो विजन है वो यही चाहता है कि हमारे यहाँ कोई भी गरीब जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर चले जाए। अच्छा, ठीक, चले, अल्लाह करे कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हो और वो उससे गरीब। इंशाल्लाह। देखें, वो मैं लगता हूँ इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट जो है बहुत सीरियस है।
ठीक है, बिल्कुल सही है। जो आपका मतलब जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल सही हैं और वो मुस्तकबिल में उनका हमें फायदा हो सकता है आवाम को। थैंक यू सो मच जनाब, आप तशरीफ लाए। जाकिर शाह साहब, एक अच्छी गुफ्तगू रही। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया और प्रोग्राम के हवाले से जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा, www.facebook.com/newscafe। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।